नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में। और हम शुरू कर रहे थे नोट्स पब्लिकेशन की बुक को, जो कि है उत्तराखंड की सिंगल लाइनर बुक। और ये लिखी गई है पीएस नेगी के द्वारा। ये इसका 5वां संस्करण है और ये शुरू किया था इसमें सबसे पहले यूनिट फर्स्ट को, और हम देख रहे थे यूनिट सेकंड को, जिसका सेकंड चैप्टर था उत्तराखंड में ऐतिहासिक शासन और पहला चैप्टर था उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। तो हमने ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और आज है बारी तीसरे चैप्टर की, जो कि है कार्तिकेयपुर राजवंश, जो कि 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक चला था। और ये है अध्याय 3। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश को मध्य हिमालय का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है और इस वंश के प्रथम 3 परिवार के 14 नरेशों ने प्रायः 300 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। मेन जो कार्तिकेयपुर राजवंश है वो मध्य हिमालय का यानी कि लघु हिमालय का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। यशवंत सिंह कटौच ने तृतीय परिवार को सलोड़ादित्य वंश का संस्थापक सरोड़ादित्य को माना है, जिनके हिसाब से कार्तिकेयपुर पर 15 नरेशों ने शासन किया था। कुल 15 नरेशों ने शासन किया था इस पर। और कार्तिकेयपुर राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी है वो जोशीमठ में है और दक्षिण में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। अगर इसकी राजधानी बोलें तो प्रारंभिक राजधानी इसकी जोशीमठ है, और जो इसकी दक्षिण में राजधानी है द्वितीय, वो कार्तिकेयपुर नाम के स्थान पर थी। कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र जो था वो जोशीमठ था, और इनकी जो दूसरी राजधानी है वो अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी में बैजनाथ के पास वैद्यनाथ यानी कि कार्तिकेयपुर में थी। इस वंश के अभी तक 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें कुटिला लिपि का प्रयोग हुआ है। 8 के 8 अभिलेख हैं और उसमें कौन सी लिपि है? कुटिला लिपि। बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से ज्ञात होता है कि प्रथम कत्यूरी नरेश का नाम क्या था? बसंत देव था। जो पहला नरेश है उसका नाम बसंत देव था। और किससे ज्ञात होता है? बागेश्वर से प्राप्त त्रिभुवन राज के शिलालेख से, जो बागेश्वर से प्राप्त है। कार्तिकेयपुर वंश से संबंधित ताम्रपत्र एवं शिलालेख बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ और चंपावत से प्राप्त हुए हैं। अगर हम कार्तिकेयपुर वंश के ताम्रपत्रों की बात करें और शिलालेखों की बात करें तो हमें वो कहाँ से मिलते हैं? बागेश्वर से मिलते हैं, और पांडुकेश्वर से मिलते हैं यानी कि चमोली से, कंडारा से मिलते हैं, बैजनाथ से मिलते हैं और चंपावत से मिलते हैं। इन अभिलेखों में प्रमुख ललित सूर्यदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र व भूदेव का बागेश्वर शिलालेख और देशट देव का बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र शिलालेख प्रमुख है। पांडुकेश्वर के प्रथम 2 दानपत्र और कंडारा से प्राप्त 1 दानपत्र ललित सूर्यदेव का प्राप्त हुआ है। एटकिंसन महोदय के अनुसार आशन तथा वाशन कत्यूरी राजाओं के नाम थे। क्या क्या नाम थे? आशन और वाशन। एटकिंसन ने सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था, और एटकिंसन कत्यूरियों को कश्मीर के कटूरी या कटौर राजपूत का वंशज मानते थे। तो इन्होंने सबसे पहले इनको कत्यूरी नाम दिया। किसने? एटकिंसन ने। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था ना, एटकिंसन ने एक क्रमिक रूप से क्रमबद्ध इतिहास को रचा था, वो उसके जनक कहे जाते हैं कि उन्होंने एक क्रमिक रूप दिया था। तो एटकिंसन ने बहुत गहन अध्ययन किया था यहाँ की हिस्ट्री को लेकर के। तो उन्होंने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का नाम दिया, और उन्होंने कत्यूरियों को कहा कि कश्मीर के कटूरी या कटौर राजपूत हैं, उनके वंशज हैं। कर्निंघम के अनुसार कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी वो लखनपुर में थी, जो रामगंगा तट पर स्थित थी और जिसका जिक्र ह्वेनसांग ने भी किया है। 7वीं सदी के कत्यूरी राजाओं की शीतकालीन राजधानी ढिकुली थी। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर का प्राचीन नाम कबीरपुर मानते हैं, और ह्वेनसांग ने कार्तिकेयपुर को ही ब्रह्मपुर नाम से संबोधित किया है। अभी तक हमने पढ़ा था कि ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर बोला था, मध्य हिमालय के क्षेत्र को ब्रह्मपुर बोला था। तो ब्रह्मपुर वो किसे कहता है? संबोधित कर रहा है कार्तिकेयपुर को ही, वो ब्रह्मपुर कह रहा है। कार्तिकेयपुर राजवंश 3 भागों में बटा था। प्रथम परिवार बसंत देव राजवंश, द्वितीय परिवार नंबरदेव राजवंश और तृतीय परिवार सलोड़ादित्य राजवंश। तो अभी तक हमने पढ़ा कि मध्य हिमालय की जो एक पहला ऐतिहासिक राजवंश था वो है हमारे पास कत्यूरी राजवंश। प्रथम परिवार पढ़ते हैं बसंत देव का राजवंश, जिसे कहा जाता है। कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार के जो संस्थापक हैं वो बसंत देव हैं, और इस वंश के राजा बसंत देव परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि उन्होंने धारण की थी। और बागेश्वर लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया था, और जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर का निर्माण है वो भी बसंत देव के द्वारा ही करवाया गया था। जोशीमठ में वासुदेव नाम का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में कत्यूरी सम्राट का नाम श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि खुदा हुआ है, जिससे यह प्रतीत होता है कि कार्तिकेयपुर राजाओं की गिरिराज चक्र चूड़ामणि नामक कोई उपाधि थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जोशीमठ में वासुदेव नाम का एक प्राचीन मंदिर है, और इसमें कत्यूरी सम्राट का नाम श्री वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि खुदा है। तो ये उनकी कोई उपाधि थी, गिरिराज चक्र चूड़ामणि नाम की। कश्मीरी इतिहासकार कल्हड़ की राज तरंगनी में
कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिलता है और बसंत देव के बाद खरपर देव शासक बना और इसकी पत्नी का नाम क्या था? कल्याण देवी था। बसंत देव के बाद शासक कौन बना? खरपर देव बना। बसंत देव इसका संस्थापक है और खरपर देव की पत्नी का नाम क्या है? कल्याण देवी है। खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन था। उस टाइम पे कन्नौज के शासक थे यशोवर्मन और उनका समकालीन कौन था? खरपर देव था। खरपर देव का पुत्र कल्याण राज था और जिसकी पत्नी का नाम क्या था? लद्दा देवी था। बागेश्वर लेख के अनुसार खरपर देव वंश का अंतिम शासक कौन था? त्रिभुवन राज था, जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और त्रिभुवन राज व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान करता है और किरातों से संधि करता है। त्रिभुवन राज ने क्या किया? व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए, व्याघ्रेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बागेश्वर में है, तो इसके लिए उसने भूमि दान की और किरातों से क्या की? संधि की। त्रिभुवन राज ने किरातों और शौकाओं से भी संधि की, इसका भी वर्णन मिलता है। शौका यानी कि भोटिया जाति जो है वहाँ पर, शौका क्या है? पुरानी पुराजातियाँ हैं, तो इनसे उन्होंने क्या की? संधि की थी। अब देखते हैं द्वितीय परिवार को। नालंदा अभिलेख के अनुसार बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था और कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार के जो संस्थापक थे वो कौन थे? निम्बर थे। निम्बर देव कह सकते हैं या निम्बर कह सकते हैं। तो नालंदा अभिलेख के अनुसार बंगाल के पाल शासक धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। निम्बर शैव धर्म को मानने वाला था और इसकी रानी का नाम क्या था? नाथू देवी था। जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण निम्बर देव ने करवाया था। विमान होते हैं ना कोने टाइप के ऊपर जो बने होते हैं मंदिर के ऊपर, हमने अपने पहाड़ में भी देखा होगा कि हमारे मंदिर के ऊपर एक कोना जैसा बना होता है, तो उसे विमान कहा जाता है। तो ये विमानों का जो निर्माण करवाया था वो निम्बर देव ने करवाया था और निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगढ़ देव शासक बना था। निम्बर देव का पुत्र था इष्टगढ़ देव और इष्टगढ़ देव की पत्नी का नाम क्या था? वैगा देवी था। और ऊपर हमने पढ़ा था कि शंकराचार्य का जब आगमन हुआ था तो उस टाइम पे किसका शासन था? आदि गुरु शंकराचार्य इष्टगढ़ के समय में उत्तराखंड आए थे और आदि गुरु शंकराचार्य क्या थे? अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। तो इष्टगढ़ कौन है? द्वितीय परिवार का द्वितीय शासक है। तो इसके समय में कौन आए थे यहाँ पर? आदि गुरु शंकराचार्य आए थे। और इष्टगढ़ देव ही वह शासक है जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास भी किया था। और निम्बर देव ने जागेश्वर को कुमाऊं के अति पवित्र क्षेत्र अर्थात धाम के रूप में चयनित किया है। अब हमने देखा कि इष्टगढ़ देव की पत्नी का नाम है वैगा देवी और निम्बर देव प्रथम कत्यूरी राजा थे जिसके द्वारा वास्तुकला का प्रारंभ किया गया था, क्योंकि निम्बर देव ने क्या किया था? जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण करवाया था। और निम्बर देव की ही वीरता के लिए एटकिंसन लिखते हैं कि अपने शत्रुओं को इस प्रकार पराजित करते थे कि जिस प्रकार सूर्य के आगमन से कुहासा पिघल जाता है। तो एटकिंसन ने तो बहुत गहनता से अध्ययन कर रखा है। उस टाइम पर चाहे छोटे राजा थे, छोटे शासक थे, छोटे छोटे गढ़ों में विभक्त थे, किंतु उन्होंने उनकी वीरता का इस तरीके से अपना प्रकाशन कर रखा है अपनी किताबों में कि वो कहते हैं कि शत्रु को इस प्रकार पराजित करते थे जिस प्रकार सूर्य के आगमन से कुहासा पिघल जाता है। इष्टगढ़ देव कार्तिकेयपुर राजवंश का वह प्रथम शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। इष्टगढ़ देव ने जागेश्वर में नव दुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश और नटराज मंदिर बनवाए थे और इष्टगढ़ भी अपने पिता की तरह शैव था, यानी कि शिव का उपासक था। इष्टगढ़ देव का जो पुत्र है वो ललित सूरदेव लगभग 832 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और यह कत्यूरी वंश का सबसे प्रतापी और शौर्यवान शासक इसको माना जाता है। किसको? ललित सूरदेव को, जो क्या है? द्वितीय जो इसमें परिवार है शासन करने वाला, उसका तीसरा शासक है ललित सूरदेव, इष्टगढ़ देव का पुत्र है। ललित सूरदेव के शासनकाल के 21वें व 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं और ललित सूरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कलंक पंक यानी कि मग्न धरती उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया है। और ये क्वेश्चन मैंने कहीं पर प्रीवियस ईयर में तो देख रखा है कि ललित सूरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कलिक लंक पंक में मग्न धरती उद्धार के लिए बराह अवतार के समान बताया गया है। सर्वाधिक ताम्रपत्र ललित सूरदेव के प्राप्त हुए हैं और ललित सूरदेव की जो 2 पत्नियां थी, लया देवी और सामदेवी। ललित सूरदेव की पत्नी सामदेवी ने भगवान नारायण का मंदिर बनवाया था और बैजनाथ मंदिर का निर्माण ललित पुत्र भूदेव ने करवाया था। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि ललित सूरदेव की 2 पत्नियां थी, जो एक का नाम है लया देवी, दूसरी का नाम है सामदेवी। तो सामदेवी ने भगवान नारायण का मंदिर बनवाया था और बैजनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो ललित के पुत्र भूदेव ने करवाया था। भूदेव बौद्ध धर्म का विरोधी था। इसे बागेश्वर शिलालेख में परम बुद्ध शमण रिपु कहा गया है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि भूदेव बौद्ध धर्म का विरोधी था, इसे बागेश्वर शिलालेख में परम बुद्ध शमण रिपु कहा गया है। और एक क्वेश्चन शायद इस तरीके से था कि परम बुद्ध शमण रिपु या बौद्धों का विनाश करने वाला किसे कहा गया है, तो वो भूदेव है। राजा ललित सूरदेव के पुत्र राजा सुजान देव ने विक्रम संवत 400 के लगभग गंगोलीहाट नामक नगर बसाया था।
जो राजा ललित सुदेव का पुत्र है, उसके उसके पुत्र थे राजा सुजान देव। इन्होंने विक्रम संवत 400 के लगभग में एक गंगोली हाट नाम का नगर बसाया। गंगोली हाट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है, जहाँ पर हाट कालिका का मंदिर है बहुत बड़ा। अब देखते हैं तृतीय परिवार को। तो सलोड़ादित्य वंश की स्थापना सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छर देव ने की थी, और इसकी जानकारी बालेश्वर के पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में मिलती है। बालेश्वर और पांडुकेश्वर के ताम्रपत्रों में मिलती है कि इच्छर देव सलोड़ादित्य वंश का क्या था? दूसरा था, क्योंकि सलोड़ादित्य वंश की स्थापना सलोड़ादित्य ने की थी, और इसका पुत्र कौन था? इच्छर देव था। इच्छर देव की पत्नी का नाम था सिंधु देवी, और इच्छर देव के बाद क्रमशः देशर देव और पदम देव शासक बने थे। देशर देव को दीन दुखियों का रक्षक, मसीहा और स्वर्णदाता कहा गया है, और पदम देव को सूर्य के समान प्रकाशवान, करने से अधिक दानदाता, जिसने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान में दी थी, वो कहा गया है। पदम देव अपनी दानशीलता की गतिविधियों के कारण प्रसिद्ध था, और इस विषय में इसकी तुलना बलि, वैकर्तन, दधीचि और विक्रमादित्य से की जाती है। पद्मदेव क्या था? सूर्य के समान प्रकाशवान कहा है, कर्ण से अधिक दानदाता कहा है इसको, तो इसके लिए इसकी तुलना कर रखी है बलि से, वैकर्तन से, दधीचि से और विक्रमादित्य से। पद्मदेव का जो उत्तराधिकारी उसका पुत्र सुभिक्षराज देव बना, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक सुभिक्षराज देव था, और कार्तिकेयपुर का अंतिम शासक भी सुभिक्षराज देव ही था, जो कि 14वां कत्यूरी शासक था। सुभिक्षराज देव ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर के उपखंड सुभिक्षपुर में बनाई थी, और सुभिक्षराज देव को परम वैष्णव, परम ब्राह्मण कहा गया था, और कुलसारी मूर्ति लेख जतबाल देव का है। कुलसारी मूर्ति लेख है एक जतबाल देव का। तो अभी हमने देखा कि तृतीय परिवार सलोड़ादित्य वंश के नाम से विख्यात था, और इसकी स्थापना की थी सलोड़ादित्य ने। इनके पुत्र थे इच्छर देव, और इच्छर देव के बाद बने देशट देव, फिर बने पदम देव, और पदम देव को दीन दुखियों का रक्षक, मसीहा, स्वर्णदाता कहा गया, जिन्होंने बद्रीनाथ मंदिर में भूमि भी दान की थी, और ये अपनी दानशीलता के कारण काफ़ी प्रसिद्ध थे। जो इनकी तुलना जो है वो दधीचि से और विक्रमादित्य से की जाती है। और इसके बाद इनके उत्तराधिकारी बने सुभिक्षराज, जो कि सलोड़ादित्य वंश के अंतिम शासक थे, और जिन्हें 14वां कत्यूरी शासक भी कहा जाता है। अब देखते हैं वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नरेश। सुभिक्षराज देव के किसी वंशज ने कुमाऊं की गोमती घाटी में राजधानी बनाई थी, जिसका नाम बैजनाथ लेखों में वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर मिलता है। इसे हम कार्तिकेयपुर वंश का चतुर्थ परिवार या पाल वंश के नाम से जान सकते हैं। बैजनाथ लेखों में यहाँ शासकों के नाम मिलते हैं, जो लखनपाल देव है, इंद्रपाल देव है और त्रिभुवनपाल देव मिलता है यहाँ पर। और वैद्यनाथ क्या है ना, एक जगह है वहाँ पर, और हो सकता है कि उन्होंने ये जगह में अलग अलग अपने उत्तराधिकारी चुन रखे हों। तो वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर जो नरेश हैं, तो सुभिक्षराज देव के कोई वंश ने कुमाऊं की गोमती घाटी में राजधानी बनाई थी, जिसका नाम वैद्यनाथ लेखों में मिलता है, और वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर मिलता है। तो कार्तिकेयपुर उसका मेन जिसका शासन था वो कार्तिकेयपुर है, और उसके अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं इसमें। इसे हम कार्तिकेयपुर वंश का चतुर्थ परिवार या पाल वंश के नाम से जान सकते हैं। और बैद्यनाथ लेखों में यहाँ शासकों के नाम मिलते हैं, जैसे लखनपाल देव है, इंद्रपाल देव है, त्रिभुवनपाल देव है, ये नाम इसमें मिल सकते हैं। तो कार्तिकेयपुर राज्य प्रशासन, लक्ष्मी दत्त जोशी कार्तिकेयपुर राजाओं को मूलतः अयोध्या के मानते हैं, और बद्री दत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते हैं। इन शासकों की राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली थी। कार्तिकेयपुर राजाओं के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं में आज प्रचलित कहावत है कि कार्तिकेयपुर वंश के जो अवसान पर सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। कहावत प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर जब वंश का अवसान हो गया तो सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। कत्यूरों के समय में भूमि मापन का जो अधिकारी था वो होता था प्रमवातार। कत्यूरकालीन मंदिर दो प्रकार के होते थे, एक थे छत्रयुक्त और दूसरे थे शिखरयुक्त मंदिर, जिसमें छत्रयुक्त प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता था। और एटकिंसन के अनुसार बंगाल के पाल व सेन राजाओं ने कुमाऊं को विजित किया होगा, जिस कारण मुंगेर, भागलपुर और कत्यूर घाटी के ताम्रपत्रों में समानता देखी जाती है। हमने शुरुआत में पढ़ा कि नालंदा अभिलेख के अनुसार जो पाल शासक थे धर्मपाल, उन्होंने यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या किया था, इस क्षेत्र को विजित किया था। तो एटकिंसन कहते हैं कि जो बंगाल के पाल और सेन राजाओं ने जब कुमाऊं को विजित किया होगा, तो उसी कारण यहाँ के जो ताम्रपत्र हैं और उनमें और मुंगेल भागलपुर के ताम्रपत्रों में और कत्यूर घाटी के ताम्रपत्रों में समानता देखी जा सकती है। गमागमी कार्तिकेयपुर राज्य में चिट्ठी ले जाने वाला कर्मचारी होता था, जो कि एक डाकिये का काम करता था। तो डाकिये का काम कौन करता था? गमागमी करता था। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रों में खश, द्रविड़, कलिंग, गौड़, आंध्र, हूण और चांडाल आदि जातियों के नाम आते हैं। और इन ताम्रपत्रों में दक्षिण की जाति का नाम आने का अर्थ है या तो वह इस क्षेत्र में आकर बसे होंगे या तो उनके प्रांतों में कत्यूर शासनाधिकार रहा होगा।
खश के नाम है, द्रविड़ के नाम है, कलिंग के नाम है, गौड़ है, आंध्र है, हूड़ है, चांडाल है। चलो हूड़ का आक्रमण हुआ था हम मानते हैं, खस भी यहाँ पर एक द्रविड़ रहने वाली जाति थी। और द्रविड़, कलिंग, गौड़ और आंध्र और ये चांडाल जो जातियों के नाम आते हैं, तो इसका अर्थ तो यही है ना कि दक्षिण से या तो वो जातियाँ यहाँ पर आई, यहाँ पर आके बसी, या फिर उन प्रांतों में कत्यूर का शासन रहा, ऐसा माना जाता है। कत्यूरी अभिलेखों में 4 प्रकार के वर्ग विभाजन मिलता है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, खश और चांडाल आते हैं। यानी कि इनके अभिलेखों में इन्होंने वर्ग का विभाजन किया था। सबसे पहले ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरे खश और चौथे चांडाल। ललित सूरदेव के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में तत्कालीन समाज की प्रशंसा अष्टादश प्रकृति कहकर की गई है। ललित सूरदेव का जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है उसमें समाज की प्रशंसा की गई है, क्या बोलकर? अष्टादश प्रकृति। कत्यूरी वंश का जो पतन का कारण है वो अत्याचारी शासन या बाह्य आक्रमण, ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि या तो अत्याचारी शासन रहा होगा तब उसका विनाश हो गया, और या फिर ये हो सकता है कि बाह्य आक्रमण हुआ, उन लोगों ने यहाँ पर आधिपत्य कर लिया और उस वजह से कत्यूरी वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। कार्तिकेय पूर्व राज्य पदाधिकारी देखते हैं। प्रांतपाल, प्रांतपाल कहा जाता है सीमाओं की सुरक्षा भार संभालने वाले को। घटपाल, घटपाल कहा जाता है गिरिद्वारों के रक्षकों को। वर्मपाल, ये थे सीमावर्ती मार्ग आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी रखने वाले। कौन? वर्मपाल। नरपति कहा जाता है नदी घाटों पर आगमन सुविधा और कर वसूली करने वाले। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोषापराधिक कहलाता था, और गुप्तचर विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो दुसाध्य साधनिक कहलाता था। गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दुसाध्य साधनिक, और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी दंडपाशिक और दंडनायक और महादंडनायक होते थे। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मांत कहते हैं, जबकि राजमिस्त्री को करिका कहा जाता था। चोर डाकुओं को पकड़ने वाला महकमा चोरों द्विरणिक के अंतर्गत होता था। चोरों द्विरणिक के अंतर्गत होता था। सौदा भंगाधिकृत कौन था? राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर होता था। कौन? सौदा भंगाधिकृत। राजद्वारिक पद महल का एक प्रहरी होता था, और मंत्री परिषद को राजमात्य कहते थे। राजद्वारिक का पद क्या होता था? महल का प्रहरी, और मंत्री परिषद को राजमात्य कहते थे। पांडुकेश्वर लेख में कुमारा मात्य शब्द का प्रयोग राजकुमार के लिए हुआ है। अक्षपटलाधिकृत गृह मंत्री या भू रिकॉर्ड का अधिकारी होता था। अक्षपटलाधिकृत। और महासंधि विग्रहिक होता था शांति या विदेश मंत्री। महासंधि विग्रहक शांति और विदेश मंत्री होता था। कार्तिकेयपुर सेना 4 भागों में विभाजित थी, और चारों सेना के जो अंगों के प्रधान थे वो महासामंत कहलाते थे। कार्तिकेयपुर सेनाएं 4 भागों में विभाजित थी, और चारों सेना के अंगों के प्रधान महासामंत कहलाते थे। पदातिक था पैदल सेना, इसके नायक गौलमिक होते थे। अश्वारोही, इसका सर्वोच्च नायक होता था अश्वबलाधिकृत। गजारोही, इसके नायक थे हस्ती बलाधिकृत। उष्ट्रारोही, इसके थे नाचक उष्ट बलाधिकृत। पदातिक पैदल सेना के गौलमिक, अश्वारोही के अश्वबलाधिकृत, गजारोही के हस्ती बलाधिकृत, उष्ट्रारोही के नायक उष्ट बलाधिकृत थे। अब देखते हैं कार्तिकेयपुर की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। कत्यूरी शासन में आय का जो प्रमुख साधन था वो कृषि था, वन था और खनिज संपदा थी। क्षेत्रपाल राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था, और उपचारिक और पट्टकोषचारिक अधिकारी भूमि के अभिलेख रखते थे। उपचारिक और पट्टकोषचारिक भूमि के अभिलेख रखते थे। खंडपति और खंडहरछर स्थानाधिपति खंडहरज स्थानाधिपति नामक अधिकारी खनिज व वनों की रक्षा करते थे। कौन? खंडपति एवं खंडहरज स्थानाधिपति। करों की वसूली के लिए भोगपति और शौल्किक नामक अधिकारियों का वर्णन मिलता है, और सरभंग तीरंदाज के लिए कहा जाता है। कौन? कर वसूली के लिए भोगपति और शौल्किक, और सरभंग किसके लिए? तीरंदाज के लिए सरभंग। भाट व चाट नाम के अधिकारी प्रजा से बिस्टी या बिगाड़ लेते थे। भाट और चाट, बिस्टी और बिगाड़ लेने वाले भाट और चाट कहलाते थे। पशुओं से दुग्धादि निकालने का कार्य कौन करता था? अभीर करता था। भूमि की नाप और उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी, और कत्यूरी शासन में द्रोण वापम और नाली वापम, एक नाली बीजावली भूमि का वर्णन मिलता है। यानी कि भूमि की नाप उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी। अभी कहता है ना कि 1 मन गेहूँ बो दिया, ऐसे करके ये जो पुराने शब्दावलियाँ हैं तो इनके अनुसार ही होती थी कि ये भूमि कितनी बड़ी है। द्रोण वापम और नाली वापन, एक नाली बीजावली भूमि का वर्णन मिलता है। एक द्रोण को 32 शेर या 16 नाली के बराबर माना जाता था। एक खारी वाप को 20 द्रोण के बराबर बताया गया है। एक खारी वाप को 20 द्रोण के बराबर बताया गया है। कत्यूरी राजा प्रांतीय शासन प्रशासन। कत्यूरी राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिसका शासन उपरिक या राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता था।
कौन करता था? उपरिक और राज्यपाल। प्रांतों में डिवाइडेड था। प्रांतों का सबसे बड़ा अधिकारी कौन? उपरिक या राज्यपाल होता था। कत्यूरी राज्यों में प्रांतों को विषय और जिलों में बांटा गया है और कत्यूरी काल में 4 विषयों एवं लोक गाथा के अनुसार एक अन्य विषय का भी पता चलता है। तो कत्यूरी शासन के समय जो जो जिले थे वो देखते हैं हम। सबसे पहले है एशाल विषय। एशाल विषय है कि भागीरथी और यमुना के बीच के मध्य का जो क्षेत्र है उसे एशाल कहा गया। टणकपुर विषय, अलकनंदा भागीरथी संगम से उपत्यका क्षेत्र जो है वो टंकणपुर विषय कहा गया। और कार्तिकेयपुर विषय, कत्यूर क्षेत्र जोशीमठ से गोमती घाटी का क्षेत्र कार्तिकेयपुर कहा गया। अंतराग विषय, भागीरथी और अलकनंदा के बीच का जो क्षेत्र है, भागीरथी और अलकनंदा के बीच वाला जो क्षेत्र है वो अंतराग कहा गया। मायापुर हाट किसे कहा गया? हरिद्वार के निकट तराई भाबर क्षेत्र को मायापुर हाट कहा गया। और कत्यूरी काल में छोटी ठकुराइयों के शासन को सामंत कहते थे, यानी कि इन्होंने अपने सामंत भी बना रखे थे छोटे छोटे। और कत्यूरी शासन में पशुओं की देखरेख किशोर बड़वा गो महा करता था। कौन करता था पशुओं की देखरेख? किशोर बड़वा गो महा। अब देखते हैं इसके समय के जो जिले हैं। विषय को क्या कहा जाता था? जिले कहा जाता था। तो एशाल हो गया भागीरथी और यमुना के मध्य का क्षेत्र। भागीरथी और यमुना के मध्य का क्षेत्र अगर हम देखें तो उत्तरकाशी और देहरादून वाला क्षेत्र हो गया। और टंकणपुर विषय की बात करें, अलकनंदा और भागीरथी संगम से उपत्यका का क्षेत्र अगर हम देखें तो अलकनंदा नदी हो गई हमारे चमोली में और यहाँ से आती है वो भागीरथी, उत्तरकाशी से आती है। और उसके उपत्यका का क्षेत्र मतलब कि रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली के ऊपर का क्षेत्र हो गया। और कार्तिकेयपुर विषय की बात अगर हम करें तो कत्यूर क्षेत्र जोशीमठ से गोमती घाटी, जोशीमठ हो गया हमारा चमोली में और गोमती घाटी हो गई हमारी बागेश्वर वाली इलाके में। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये सब कार्तिकेयपुर विषय के अंतर्गत था। अंतराग विषय को अगर हम देखें तो भागीरथी और अलकनंदा के बीच का क्षेत्र है, तो आधा उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग और आधा चमोली, तो ये हो गया। अगर मायापुर हाट को देखें तो हरिद्वार के निकटतम तराई भाबर क्षेत्र, यानी कि हरिद्वार से नीचे का वो क्षेत्र जो तराई हिस्सा आता है जिसमें, वो सब मायापुर हाट हो गया। तो कत्यूरी काल में छोटी ठकुराइयों के शासन को सामंत कहते थे, हमने देख लिया है। पशुओं की देखरेख के लिए किशोर बरवा गो महा करता था, ये भी देख लिया है। कत्यूरी कालीन प्रशासन व्यवस्था देखते हैं। महाकर्ता कृतक किसे कहते हैं? उच्च निरीक्षक को। सामंत कहते थे मांडलिक को। महाप्रतिहार है प्रधान अंगरक्षक। सरभंग है तीरंदाज। उदाधिक है सुपरिटेंडेंट और उपचारिक है अभिलेखाधिकारी। उपचारिक हो गया अभिलेखाधिकारी, उदाधिक हो गया सुपरिटेंडेंट, सरभंग हो गया तीरंदाज, महाप्रतिहार हो गया प्रधान अंगरक्षक, सामंत हो गए मांडलिक और महाकर्ता कृतक हो गए उच्च निरीक्षक। अब देखते हैं मध्यकाल का कत्यूरी साम्राज्य। मध्यकालीन कत्यूरी शासन की जानकारी स्थानीय लोक गाथाओं और जागरों से मिलती है। हमारे यहाँ पे जागर लगती है ना, ये कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है जागर, और लोक गाथाएँ अधिक प्रचलित है कहाँ पर? गढ़वाल क्षेत्र में। तो कत्यूरी शासन की जो जानकारी मिलती है तो हमारी जागरें लगती हैं, कहते हैं कि कत्यूरियों की जागर लगी हुई है। और रानीबाग जो चित्रशिला घाट है वहाँ पर अभी भी कत्यूरियों की जागर लगती है। तो ये जागरों से मिलती है हमें मध्यकालीन कत्यूर शासन की जानकारी। कत्यूर बैजनाथ घाटी में जिस कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई इसकी पुष्टि जत बालदेव के कुलसारी मूर्तिलेख से होती है। अच्छा, तो कत्यूर बैजनाथ घाटी में जिस कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई है इसकी पुष्टि जत बालदेव के कुलसारी मूर्तिलेख से होती है। जैसा हमने आगे भी पढ़ा था कि बैजनाथ घाटी में जो कत्यूरी शासन था वहाँ पर कौन कौन उसका राजवंश में कौन कौन थे, तो जत बालदेव के कुलसारी मूर्तिलेख यहाँ पर मिलता है हमें। और लोक गाथाओं एवं गुरु पादुका की पांडुलिपि के अनुसार नरसिंह देव एक नाथपंथी साधु था जिसके परामर्श पर अशांति देव ने अपनी राजधानी जोशीमठ से कत्यूर घाटी के रडचुला कोट में स्थानांतरित की थी। हम लोक गाथाओं में ही सुनते हैं। और गुरु पादुका की पांडुलिपि के अनुसार क्या कहते हैं कि नरसिंह देव जो एक नाथपंथी साधु थे जिनके परामर्श पर अशांति देव ने अपनी जो राजधानी है वो जोशीमठ से कत्यूर घाटी के रडचुला कोट में स्थानांतरित की थी। और नाथपंथी साधु का मतलब है कि वो गुरु गोरखनाथ जी को मानते थे। तो नाथपंथी गुरु गोरखनाथ जी को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, तो नरसिंह देव वही थे। हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुका में अशांति देव के बाद क्रमशः बासंती राई और गोरा राई का नाम मिलता है। और 13वीं सदी में रडचुला कोट में स्थापित कत्यूरी वंश का जो बिखराव हुआ जिसकी अनेक शाखाएं कुमाऊं के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हुई, इसमें मूल शाखा कत्यूर बैजनाथ, पाली पछाऊ शाखा, अशकोट शाखा, शीरा शाखा, डोटी शाखा, सुई शाखा, बारामंडल शाखा, ये सब प्रमुख है। कि 13वीं सदी में जो रडचुला कोट में स्थापित हो गया था ना कत्यूरी वंश, तो इसमें बिखराव होना शुरू हो गया, इसकी अलग अलग शाखाएं बनना शुरू हो गई। इसमें जो कुमाऊं क्षेत्र में स्थापित हुई थी जो मूल शाखाएं वो थी कत्यूर बैजनाथ शाखा हो गई, क्योंकि एक बिखराव जब हो जाता है तो वो उस वंश में कत्यूरी वंश का पतन शुरू हो गया था।
तो पतन शुरू हो गया तो उसमें अलग अलग राजा बन गए, अलग अलग जगह पर जिसको जो सामंत बन रखा था या फिर जहाँ पर जिसको जो एरिया सौंप रखा होगा वहाँ पर वो खुद का शासक बन गया, तो इसी को बोलते हैं बिखराव हो गया। कत्यूर बैजनाथ में एक बन गया, पाली पछाऊ की शाखा बन गई, अस्कोट शाखा बन गई, पिथौरागढ़ में अशकोट बन गई और पिथौरागढ़ के ऊपरी क्षेत्र में शीरा शाखा बन गई, डोटी शाखा एक बन गई, सुई शाखा बन गई, ऐसे ही 12 मंडल शाखा बन गई। तो कत्यूरी शाखाओं में अशकोट के जो रजबार थे और डोटी के मल्ल थे, ये शासक यहाँ पर प्रसिद्ध हो गए। और जागर गाथाओं के अनुसार बैजनाथ कत्यूर की जो मूल शाखा का अंतिम शक्तिशाली शासक था वो प्रीतम देव था, जिसे पिथौरा या पिथौरा शाही और पृथ्वीपाल भी कहा जाता है। और प्रीतम देव का रानी बाग चित्रशिला में तुर्कों को परास्त करने का एक विवरण मिलता है और राजा पिथौरा को पिथौरागढ़ बनाने का श्रेय जाता है, जिसकी छोटी रानी जिया रानी या मौला देवी थी। तो यही जिया रानी का भी मैं जिक्र कर रही थी कि जो रानी बाग का चित्रशिला घाट है ना, वहाँ पर जिया रानी का कत्यूरियों का एक बहुत बड़ा जागर लगती है वहाँ पर जिया रानी के नाम से। तो वो यहाँ पर कुमाऊँ क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। मतलब पाली पछाऊ वंशावली के अनुसार जिया रानी का पुत्र था धामदेव और दुल्ला शाही प्रीतम देव का उत्तराधिकारी बना था। दुल्ला शाही प्रीतम देव का क्या बना था? उत्तराधिकारी बना था। धामदेव इसका नाम है। कत्यूरी शासक धामदेव के समय छमना पातर नामक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी और धामदेव ने डोटी पर विजय प्राप्त कर उसे अपनी कत्यूरी साम्राज्य में मिलाने का वर्णन मिलता है इसमें। धामदेव जो थे प्रीतम देव के पुत्र थे, जिया रानी के पुत्र थे। इन्होंने क्या किया था? डोटी पर विजय प्राप्त करके उसे कत्यूरी साम्राज्य में मिलाने का इसमें वर्णन मिलता है। और धामदेव के मालू शाही एवं लाडम शाही नाम के 2 पुत्र हुए थे। बैराट या चौखुटिया के राजा मालू शाही एवं दारमा की शौक्याणी राजुला की प्रेम प्रणय गाथा आज भी कुमाऊं में प्रचलित है। तो अभी जो हम ये मालू शाही की प्रेम गाथा सुनते हैं और इसका काफ़ी एक सॉन्ग भी अभी पीछे प्रसिद्ध हुआ था, तो वो मालू शाही कौन है? वो धामदेव का पुत्र है। और धामदेव कौन है? प्रीतम देव का पुत्र है। और प्रीतम देव कौन है? प्रीतम देव वो है जिसने कत्यूर बैजनाथ घाटी में जो शासक बना था और जिनकी जो पत्नी है वो जिया रानी है। तो ये वो मालू शाही हैं। बैराट या चौखुटिया के राजा मालू शाही और दारमा की शौक्याणी राजुला की प्रेम प्रणय गाथा आज भी कुमाऊं में प्रचलित है। धामदेव के बाद ब्रह्मदेव का नाम आता है, जिसे जागरों में वीरमदेव कहा जाता है। तो धामदेव का कौन था? पुत्र मालू शाही था। उसके बाद जो ब्रह्मदेव का नाम आता है, जो जागरों में वीरमदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। अशांति देव वंश के जो अंतिम शासक थे ब्रह्मदेव एक अत्याचारी शासक थे, जिसे अंतिम कत्यूरी शासक भी माना जाता है। अशांति देव वंश कहा जाता है ना इसे। तो ब्रह्मदेव क्या थे? एक अत्याचारी शासक थे और यह लखनपुर के राजा थे। जिया रानी की लोक कथा के अनुसार तैमूर रंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था और जिसका सामना ब्रह्मदेव ने किया था और इस युद्ध में वो मारे गए थे। जिया रानी की एक लोक गाथा हम जब सुनते हैं तो तैमूर रंग का आक्रमण है उसमें। हरिद्वार पर उन्होंने आक्रमण किया था और इसका सामना किया था ब्रह्मदेव ने और इस युद्ध में वो मारे गए थे। अब देखते हैं उत्तराखंड में बहुराजकता का युग। तो इस चैप्टर को अभी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। उत्तराखंड में बहुराजकता का युग 1191 ईस्वी में नेपाल के राजा अशोक चल ने कुमाऊं राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। अशोक चल के बारे में गोपेश्वर त्रिशूल लेख में ये उल्लेख मिलता है कि क्या किया था उन्होंने। 1191 में अशोक चल ने कत्यूरी के राज्य पर अधिकार कर लिया था। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में ऐसा बताया गया है। और बालेश्वर मंदिर ताम्र लेख के अनुसार 1223 में दुलू या नेपाल के जो शासक हैं क्रांचल देव, उन्होंने कत्यूरी राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। एक चक्रा या चक्राता में बहुबाण वंश का शासन था। इसके 7 राजाओं का वर्णन मिलता है और राजा सूर्यसेन बहुबाण वंश का एक महानतम शासक था। बहुबाण वंश के जो सम्राट हैं सूर्यसेन, इसके आश्रित कवि थे अल्लाटनाथ। और सिरमौर प्रदेश में राणा देवपाल का शासन था। सिरमौर के गणपति राजा देवपाल के संतूरगढ़ और सलमूर दुर्ग पर बलबन ने आक्रमण किया था। राजा देवपाल का जिक्र मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक तबकात-ए नासिरी में मिलता है, जिसके अनुसार देवपाल ने बलबन के विद्रोहियों को आश्रय दिया था। मिन्हाज उस सिराज की पुस्तक है तबकात-ए नासिरी, जिसमें उन्होंने राणा देवपाल का जिक्र किया है कि बलबन के विरोधियों को उन्होंने आश्रय दिया था, तो इसलिए बलबन ने क्या कर दिया था? सिरमौर के गणपति राणा देवपाल पर आक्रमण कर दिया था। आईने अकबरी से पता चलता है कि शाहजहां के काल में संतूरगढ़ पर श्रीनगर के राजा का अधिकार था और गंगोली हाट में मणिकोटी राजवंश शासन कर रहा था। अस्कोट के ठकुराई राजाओं को रजबार कहा जाता है और अस्कोट में पाल राजाओं का शासन रहा और अस्कोट के पाल वंश का संस्थापक अभय देव था।
अब यहाँ पे क्या था ना, ये जो छोटे छोटे एरिया इनमें बटे हुए थे, तो ये जो यहाँ के राजा थे, यहाँ के शासक थे, ये आपस में ही लड़ते रहते थे। कभी किसी के एरिया पे कब्जा कर लेते थे, कभी किसी की राजधानी पे आक्रमण करके उसको जीत लेते थे। तो इसीलिए यहाँ पर दे रखा है कि जो सरमूर दुर्ग है या संतूरगढ़ है, वहाँ पर दे रखा है कि सिरमौर के गणपति राजा राणा देवपाल थे। उसके बाद आईने अकबरी से ये पता चलता है कि संतूरगढ़ पर तो श्रीनगर के राजा का अधिकार था। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। और अस्कोट में पाल राजाओं का शासन था, और उस पाल वंश के जो संस्थापक थे वो अभयदेव थे। राम सिंह के अनुसार रुद्रचंद ने शीरा के हरिमल्ल को हराकर शीरा को अपने अधिकार में कर लिया था, और लोहा घाट के पास सुई राज्य की स्थापना ब्रह्मदेव नामक कत्यूरी ने की थी, जिसके समय सोमचंद्र कुमाऊं आया था। अब सोमचंद्र का जब सोमचंद्र कुमाऊं में आया था ना, तो ब्रह्मदेव की पुत्री से उसने विवाह किया था। अभी कहते हैं कि सुई राज्य की स्थापना लोहा घाट के पास में हुई थी और ब्रह्मदेव नाम के कत्यूरी ने की थी। और कुमाऊं में कत्यूरियों के अंतिम गढ़ मनीला गढ़ पर चंद शासक भाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया था। और स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से कत्यूरी काल को उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको कहा जाता है स्वर्ण काल? कत्यूरी काल को। क्यों? स्थापत्य और मूर्ति कला में इन्होंने बहुत ही सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर चीज़ें हमें जो कत्यूरी काल की मिलती हैं, चाहे वो मंदिरों की हो, चाहे वो मुद्रा लेख हो, चाहे वो ताम्रपत्र हो, तो बहुत सुंदर है वो। तो इसके लिए इसको उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुसलमान शासकों का आक्रमण देखते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक के कराचल पर्वत अभियान के बारे में जानकारी मिलती है कि जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक कहती है, तारीख ए फिरोज शाही जो है, और इब्न बतूता की जो पुस्तक है रहला, जो अरबी भाषी में थी, वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर कराचल पर्वत अभियान किया था। और इतिहासकार कराचल को कुमाऊं प्रदेश मानते हैं। तो इतिहासकारों ने यहाँ पर कराचल को बोला है कि कुमाऊं प्रदेश है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर कराचल प्रदेश पर क्या किया है, अभियान किया है, यानी कि उस पर आक्रमण किया है। तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1398 में, और जनवरी 1399 में तैमूरलंग ने स्वदेश लौटते समय हरिद्वार के आसपास से लेकर यमुना घाटी में 2 हिंदू राजाओं से युद्ध किया है। तैमूर की आत्मकथा है मुल्फुजात ई तिमूरी। इसके अनुसार प्रथम युद्ध गंगाद्वार में बहुरुज के साथ हुआ था। गंगाद्वार यानी कि हरिद्वार में बहुरुज के साथ हुआ था, ऐसा तैमूरलंग की आत्मकथा कहती है। और तैमूरलंग की आत्मकथा क्या है? मुल फुजात ई तिमूरी। एटकिंसन के अनुसार बहुरुज नाम ब्रह्मदत्त के लिए आ सकता है। तैमूरलंग का जो दूसरा युद्ध है वो रतन सेन के साथ था, जो कि सिरमौर का राजा था, और जिया रानी से युद्ध में तैमूरलंग की पराजय हुई थी। और लोक गाथा के अनुसार जिनका युद्ध रानीबाग क्षेत्र में हुआ था। अब रानीबाग जो चित्रशिला घाट में बोल रही हूँ, वहाँ पर जिया रानी से तैमूरलंग का युद्ध हुआ था, और तैमूरलंग की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के समय कटेहर के विद्रोही सरदार खड़गू ने कुमाऊं में शरण ली थी। पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक के समय जो कटेहर विद्रोही थे सरदार खड़गू ने कुमाऊं में शरण ली थी उस समय। और अब देखते हैं उत्तराखंड का दिल्ली सल्तनत व मुगल से क्या क्या संबंध था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र को कुमाऊं पर्वत व शिवालिक के नाम से संबोधित करते हैं कि ये कुमाऊं पर्वत है या फिर ये शिवालिक है। मिनहाज और सिराज की पुस्तक तबकात नाशिरी कहती है कि गढ़वाल व कुमाऊं के सिरमूर पर्वत का उल्लेख मिलता है। गढ़वाल में क्या मिलता है? सिरमूर पर्वत का उल्लेख। और रजिया सुल्तान के समय विद्रोही मोहम्मद जुनैदी ने सिरमूर पर्वत पर शरण ली थी, तो वो वहाँ से भाग आया था मोहम्मद जुनैदी, जब रजिया सुल्तान वहाँ पर शासिका थी। गुलाम वंश के नसीरुद्दीन महमूद ने सिरमौर और बिजनौर के पर्वतीय क्षेत्रों में अभियान किया था। और बलबन की शाही सेना ने सिरमौर की पहाड़ियों पर प्रथम सैन्य अभियान भी किया था, ये कहते हैं। तबकात नाशिरी में बलबन के समय राणा देवपाल का जिक्र मिलता है, जिसका शासन सिरमौर के संदूरगढ़ में था, संदूरगढ़ में था, और इसने बलबन के विद्रोही कुतुब खां को शरण दी थी। हाँ, तबकात नासिरी में जो बलबन का आक्रमण हुआ, हमने यहाँ पर पढ़ा कि सिरमौर के गणपति राणा देवपाल के संतूरगढ़ व सरमूर दुर्ग पर बलबन ने आक्रमण किया। क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने उसके जो विद्रोही थे कुतुब खां, उनको शरण दे दी थी, इसलिए उन्होंने राणा देवपाल पर आक्रमण किया था। तारीख ए मुबारक शाही में कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का कुमाऊं भागने का वर्णन मिलता है। कुमाऊं जो कौन थे? राजा खड़क सिंह, वो कहाँ पर भाग कर आ गए थे? कुमाऊं में। और अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने शिवालिक पहाड़ी से होते हुए अमरोह पर आक्रमण किया था। और उत्तर पर्वतीय क्षेत्र का विशेष ध्यान देने वाले दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा घाटी में स्थित नागरकोट किले पर आक्रमण किया था। तराई भाबर के लिए निजामुद्दीन अहमद ने दामन ए कोह नाम का प्रयोग किया है। दामन ए कोह किसके लिए? तराई भाबर के लिए। क्या कहा है उन्होंने? दामन ए कोह कहा है। जबकि अन्य मुस्लिम इतिहासकारों ने महतों का देश और कुटिल दर्रा के नाम के लिए तराई भाबर को प्रयोग किया है। कुटिल दर्रा बोल रहा है या महतों का देश बोल रहा है तराई भाबर को।
तैमूर की आत्मकथा मुल्फुजात तिमूरी और उसके इतिहासकार सरफुद्दीन की पुस्तक जफरनामा में शिवालिक क्षेत्र पर आक्रमण करने का जिक्र मिलता है। हाँ, तो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर तो आक्रमण किया ही था। कह रहे हैं कि हरिद्वार में बहरुज करके कोई है, कहाँ पर था वो। तैमूर लंग की आत्मकथा मुल्फुजात तिमूरी के अनुसार उनका जो प्रथम युद्ध हुआ था गंगाद्वार में हुआ था, बहुरूज के साथ में हुआ था। और जफरनामा के अनुसार लाखा मंडल के बहुबाण वंश के शासक रतन सेन ने तैमूर लंग से युद्ध किया था। ये कहते हैं कि लाखा मंडल का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुबाण वंश के शासक थे रतन सेन, तो उन्होंने तैमूर लंग से युद्ध किया था। अबुल फजल की आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में महल थे। इतिहासकारों द्वारा आईने अकबरी में तराई के महलों के बारे में भिन्न भिन्न जानकारियां दी गई हैं और कुछ इतिहासकारों ने 29 महलों का तो किसी ने 21 महलों का उल्लेख किया है तथा यह तथ्य अपने आप में संशयात्मक बना हुआ है कि यहाँ पर महलों का उल्लेख हो रखा है, उन्होंने इतिहासकारों ने लिख रखा है ऐसा। अकबर की रसोई के लिए हरिद्वार से गंगा जल मंगवाया जाता था और मुगल सम्राट जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा भी की थी। कहते हैं कि अकबर जब वहाँ पर शासक था तो वो अपनी रसोई के लिए हरिद्वार से गंगा जल मंगाता था और जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा भी की थी। दून क्षेत्र में माधो सिंह भंडारी तथा यमुना तट पर बनाया गया शेरगढ़ का दुर्ग, इस पर मुगल सेनापति नवाजत खान ने अधिकार कर लिया था। माधो सिंह भंडारी द्वारा यमुना तट पर बनाया गया था शेरगढ़ का दुर्ग, इस पर कौन आ गया था, मुगल सेनापति नवाजत खान। और औरंगजेब ने हिमाचल के बुटौलगढ़ को जीतने का फरमान मेदिनी शाह को दिया था। मेदिनी शाह कौन था, पृथ्वीपति शाह का पुत्र था और उसने संधि कर ली थी जब दारा शिकोह का पुत्र यहाँ पर आ जाता है तो उसने छल किया था और छल से उनको सुलेमान शिकोह को पकड़वा दिया था औरंगजेब से। तो तब तक ये क्या बन गए थे, दोस्त बन गए थे औरंगजेब और मेदिनी शाह। तो औरंगजेब ने हिमाचल के बुटोलगढ़ को जीतने का फरमान मेदिनी शाह को दिया था। तो ये है हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश। हमने अभी पढ़ लिया, थोड़ा बहुत ओवरव्यू जितना भी मुझे आता है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी इसके बाद हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे और जो अगला चैप्टर होगा हम उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कर सकते हैं और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।